दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार में जिस प्रकार से एनडीए के अंदर कल सीट शेयरिंग का ऐलान बिल्कुल एक तरह के ट्वीट जो अलग अलग नेताओं ने किए, एनडीए के अलग अलग घटकों के नेताओं ने किए, उस ट्वीट के बाद जिस तरह से सीट का ऐलान हुआ और उस ट्वीट के साथ ही ऐसा लगा कि एनडीए के अंदर का बवाल खत्म होने की बजाय अब बढ़ना तय है। बिल्कुल वैसे ही स्क्रिप्ट आज सबके सामने दिखाई दी है, बिल्कुल उसी तरह की स्क्रिप्ट। और आज जो देखने को मिला वो कल्पना से परे था। पहले से यह लग रहा था कि जनता दल यूनाइटेड का शीर्ष नेतृत्व यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस एजेंडे के साथ सहमत नहीं होंगे। उनके कोर वोटर के बीच जिस तरह का मैसेज पूरे बिहार में पहुंचा, उस मैसेज को देखते हुए यह साफ हो चला कि इस प्रकार के सीट शेयरिंग के समझौते के बीच में एनडीए कहीं ना कहीं बिखरने की कगार पर है, उसका वोट बैंक बिखरने की कगार पर है। भाजपा लोजपा के कैंडिडेट को नीतीश कुमार का कोर वोटर का वोट मिलना अब लगभग असंभव हो चला है। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार ने कमान संभाली। नीतीश कुमार ने जब कमान संभाली, उस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को जैसा बताया जा रहा है, जो अंदर खाने से खबर आ रही है कि नीतीश कुमार उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि जो फॉर्मूला अमित शाह और उनकी टीम ने दिल्ली में बनाया, वो फॉर्मूला नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं है। भले ही उनके दो अपने शीर्ष नेता नीतीश कुमार के सेकंड इन कमांड माने जाने वाले ललन सिंह और संजय झा ने उस फॉर्मूले पर सहमति जताई हो, लेकिन नीतीश कुमार सहमत नहीं हो रहे, क्योंकि उस फॉर्मूले से उनके कई सिटिंग विधायकों की सीटें सहयोगी दलों को जाने की चर्चा है। उस फॉर्मूले में जनता दल यूनाइटेड के बड़े भाई का दर्जा खत्म कर दिया गया। उस फॉर्मूले में नीतीश कुमार की सब दुर्दशा कराने वाले 2020 में चिराग पासवान को 29 सीटें क्या नीतीश कुमार की दुर्दशा कराने के इनाम के तौर पर दे दी गई? ये सारे सवाल जब एक साथ उठ खड़े हुए, उसके बाद आज शाम को अचानक नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड के कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है। और जब ये बैठक बुलाई गई है, ठीक इसी वक्त दो बड़ी खबरें आ रही है। बड़ी खबर यह है कि 16, 17 और 18 3 दिनों तक गृह मंत्री अमित शाह खुद बिहार में रहेंगे। अमित शाह पटना पहुंच रहे हैं, और अमित शाह पटना पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके ठीक पहले दिल्ली में महागठबंधन की सीट शेयरिंग का एजेंडा, कोर्ट के मामले, इन सब को एक तरफ रखते हुए लालू यादव और तेजस्वी यादव भी पटना पहुंच गए हैं। महागठबंधन में क्या हुआ नहीं हुआ ये अलग बात है, लेकिन एनडीए के अंदर जो चल रहा है उस रस्साकसी में एक बात तो साफ है कि बेचैनी सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के कोर वोटर में ही नहीं है, बेचैनी नीतीश कुमार के अंदर भी है, बेचैनी सीएम हाउस में भी है, बेचैनी जनता दल यूनाइटेड की जो पुरानी लीडरशिप है, जो समता पार्टी के जमाने के कार्यकर्ता और नेता है, उन सब के अंदर है। और बेचैनी उस धारा में भी है जिस धारा के भीतर कहीं ना कहीं एक मंडलवादी चेतना जिंदा है। एक संविधान के संरक्षक के तौर पर बिहार के अंदर नीतीश कुमार को देखने की जो परंपरा अति पिछड़ा और महादलित समाज के नेताओं के भीतर, समाज के वोटर्स के भीतर विद्यमान है, वहां भी जो संशय का बादल इस बात को लेकर मंडराने लगा कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहेंगे चुनाव के बाद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 142 सीटें हथिया ली और नीतीश कुमार को सिर्फ 101 सीटों पर समेट दिया। उसके बाद से जो हालात बने हुए हैं, उस हालात में बिहार की राजनीति में बहुत बड़े खेल की शुरुआत हो गई है। अब उस खेल में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी थी। यानी कल जो ट्वीट किया गया था कि जेडीयू 101, बीजेपी 101, दोनों बराबर, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी को 2020 के चिराग मॉडल के इनाम के स्वरूप मिली हुई 29 सीटें। उसके बाद यदि देखें तो 6 सीटें जीतन राम मांझी को, वो भी नाखुश है। कविता लिखकर उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिली, वो भी ना अपनी कविता लिखकर अपनी नाखुशी का इजहार कर रहे हैं। और इन सब के बीच नीतीश कुमार की नाखुशी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी गई। आज शाम में 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी कि महागठबंधन के सभी घटकों के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाल दिया गया। आखिर उसे टालने की नौबत क्यों आई? और प्रेस कॉन्फ्रेंस तब टाला गया जब खबर आ गई कि लालू यादव, तेजस्वी यादव आज ही पटना लौट रहे हैं। अमित शाह
16 तारीख होते होते पटना पहुंच रहे हैं। ये हालात जब बने हुए हैं तो इस हालात के बीच बिहार की सियासत किस दिशा में जा रही है? सबको पता है कि गठबंधन की सियासत जो होती है वो एक सामाजिक गुलदस्ता होता है, उसको सजाने की कोशिशें होती है। सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पे गठबंधन होता है। गठबंधन सिर्फ नेताओं का मिलन नहीं, नेताओं का गठबंधन नहीं, बल्कि जनता का गठबंधन भी होता है। यही जनता का गठबंधन बुआ बबुआ अलायंस यानी सपा बसपा गठबंधन में 2019 में नहीं हो पाया, जिस वजह से दोनों का कोर वोटर एक दूसरे को उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर नहीं हो पाया था और भारतीय जनता पार्टी की राहें आसान हो गई थी। तो क्या बिहार में जिस तरह का अविश्वास नीतीश कुमार की पार्टी और नरेंद्र मोदी अमित शाह की पार्टी में यानी भाजपा और जदयू के बीच में घर कर गया है, क्या उन सब के बीच अब कोर वोटर के बीच ये भरोसा पनप पाएगा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे? नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखने की कोई घोषणा एनडीए की तरफ से नहीं की गई। कभी नहीं कहा गया कि 25 से 30 फिर से नीतीश चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। ये बात न तो नरेंद्र मोदी ने अपने मुंह से कही, ना ही अमित शाह ने अपने मुंह से कही। अब इस परिस्थिति में बिहार की सियासत किस दिशा में जाएगी, उसका ट्रेलर आज से दिखना शुरू हो गया। और उसका ट्रेलर आज से दिखना जब शुरू हुआ तो पहला ट्रेलर तो जनता दल यूनाइटेड की भगदड़ के रूप में दिखा। जनता दल यूनाइटेड की भगदड़ के रूप में ऐसे दिखा कि पूर्व मंत्री और कई बार के विधायक जयकुमार सिंह ने पार्टी छोड़ दी। नीतीश कुमार को अपने दिल के करीब बताया, लेकिन बावजूद इसके नीतीश कुमार की पार्टी छोड़ दी। कल पूर्व विधायक और नीतीश कुमार के बेहद विश्वास पात्र मंजीत सिंह पार्टी छोड़ने वाले हैं। कई दूसरे जिलों से लोगों के पार्टी छोड़ने की खबर आ रही है। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व सांसद सुनील कुमार पिंटू ने खुद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का फैसला किया। अलग अलग जिलों से पार्टी छोड़ने वाले की तादाद बढ़ती जा रही है। लौकुश समीकरण का वोटर, अति पिछड़ा वोटर और महादलित वोटर बिहार में जो जमीनी हालात बन रहे हैं वो जेडीयू की 101 सीटों को छोड़कर इस गठबंधन में यदि नीतीश कुमार इस हालात में चुनाव लड़े तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होते दिखाई नहीं दे रहे। और जब वो शिफ्ट होते दिखाई नहीं दे रहे, उसी परिस्थिति में प्रशांत किशोर ने जो बिहार में बिसात बिछा रखी है, आज उनकी दूसरी लिस्ट को जब देखा और उस दूसरी लिस्ट को देखने के बाद जो दिखाई दिया वो यही दिखाई दिया कि एक तरफ जनता दल यूनाइटेड की सीटों पर कहीं वो आसान रास्ता तो नहीं दे रहे और भारतीय जनता पार्टी की बैंड तो बीजेपी की सीटों पर नहीं बजा रहे, क्योंकि उनकी सीटों का समीकरण कुछ इसी तरह का दिखाई दे रहा था। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार इस गठबंधन में बने रहेंगे? नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद क्या वही खेल तो नहीं हो रहा जो महाराष्ट्र में 2014 में हुआ था शिवसेना के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ? दरअसल बिहार की इस पूरी सियासत में शिंदे मॉडल की चर्चा लंबे समय से थी। जब तक सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ था तब तक कम से कम एनडीए के लोग शिंदे मॉडल को खारिज कर रहे थे। शिंदे मॉडल कहने से मेरा तात्पर्य यह है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहे, लगातार भाजपा की तरफ से कहा गया कि शिंदे के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन शिंदे के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ रहे हैं, चुनाव के बाद शिंदे को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये बातें कभी भाजपा ने नहीं की। और अंततः यही हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया। ये महाराष्ट्र में अभी हाल में हुआ है, 1 साल पहले हुआ है। और महाराष्ट्र में ये तभी दिख गया था जब भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा की लगभग आधी सीटें खुद लड़ने का फैसला किया। बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ जो सहयोगी दल है, मैं भाजपा के साथ ये सहयोगी दल है इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जीतन राम मांझी के ट्वीट देखिए, वो नरेंद्र मोदी की भक्ति में लगे हुए हैं। चिराग पासवान को देखिए, वो तो नरेंद्र मोदी के स्वघोषित हनुमान ही है। उपेंद्र कुशवाहा का रवैया जरूर थोड़ा सा अलग दिखाई देता है, लेकिन यदि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की सीटों को ही देखें तो 29-6-35 सीटें होती है और भाजपा की 101 सीटों को देखें तो 101 और 35 136 सीटें भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ लड़ रही है। 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा, पता नहीं वो भाजपा के पाले में झुकेंगे या जेडीयू के पाले में झुकेंगे, कहना मुश्किल है। लेकिन जेडीयू के पास आज की तारीख में तो 101 सीटें ही हैं। बड़े भाई का दर्जा भी खत्म कर दिया गया। 2015 पर नजर डाले तो जेडीयू 115 लड़ रही थी और 7 सीटें अपने कोटे से जीतन राम मांझी को दी थी, यानी 243 में बड़े भाई का दर्जा 122 सीटों के साथ जेडीयू के पास था। महागठबंधन में भारतीय जनता पार्टी उससे 5 सीटें कम लड़ रही थी।
110 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। अब जो हालात है, इस हालात में सीएम आवास से जो खबर अभी थोड़ी देर पहले मिली, वो खबर यही मिली कि नीतीश कुमार बहुत गुस्से में है। अमित शाह के द्वारा तैयार किए गए गठबंधन के फॉर्मूले को, अमित शाह की टीम के द्वारा तैयार किए गए गठबंधन के फॉर्मूले को, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को नीतीश कुमार ने सिरे से खारिज कर दिया है। अपनी तरफ से उन्होंने सिंबल बांटना शुरू कर दिया है और सिंबल बांटने की इस प्रक्रिया के बीच जनता दल यूनाइटेड के अंदर एक खेमा ऐसा भी है जो ये कहने पर अब उतारू हो गया। अब वो अंदर खाने निजी बातचीत में तो यहां तक कह रहा है कि 101 सीटें तो लालू यादव के गठबंधन में भी मिल सकती थी, स्ट्राइक रेट भी वहां यहां से बेहतर होता, क्योंकि एमवाई का 32% वोट सीधे सीधे नीतीश कुमार के कैंडिडेट को एक तरफा ट्रांसफर होता। जाति गणना की बात जो नीतीश कुमार का मुद्दा है वो राहुल गांधी भी उठा रहे हैं। तो फिर दिक्कत क्या थी उस अलायंस में? आखिर इस अलायंस में आने का फायदा क्या मिला नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार पहले भी मुख्यमंत्री थे, अभी भी मुख्यमंत्री हैं। ललन सिंह को फायदा मिल गया, वो केंद्र में मंत्री बन गए, टाइप 8 बंगले में पहुंच गए। संजय झा बिना मंत्री बने दिल्ली में बड़े बंगले में पहुंच गए। और भी दूसरे नेता, एक तो प्रशांत किशोर ने एक नेता का नाम तो सर्वदलीय नेता ही रखा है, आजकल वो झाल बजाते हुए भी दिखते हैं। तो इस तरह की बातें जनता दल यूनाइटेड के अंदर चल रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के की एक कोई कथित बी टीम जेडीयू के अंदर खड़ी हो गई है और उसने नीतीश कुमार को अंधेरे में रखकर इस तरह का समझौता कराया। और जब अंधेरे में रखकर इस तरह का समझौता कराया गया तो नीतीश कुमार जब अपनी तरफ से सिंबल बांट रहे हैं तो उसके बाद की परिस्थितियों में क्या बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर पाएगी या गेंद अब लालू यादव तेजस्वी यादव के पाले में आ गई है? क्योंकि महागठबंधन की रणनीति को देखें, महागठबंधन की स्ट्रेटजी इस चुनाव में अब साफ दिखाई देती है। कई नेता ये कहते हुए भी दिख सकते हैं कि जहां जेडीयू के कैंडिडेट नहीं है, यानी जेडीयू वाली 101 सीटों के अलावा जो जेडीयू के कोर वोटर हैं वो महागठबंधन के पक्ष में मतदान करें, उधर जाकर वोटिंग करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ चुनाव के बाद धोखा करने वाली है। ये बातें कहते हुए महागठबंधन के नेता नजर आ सकते हैं। और याद कीजिए पूर्णिया का लोकसभा चुनाव, जब एक तरफ जेडीयू एक तरफ आरजेडी के कैंडिडेट थे और वहीं जाकर आरजेडी के बड़े नेता ये भी कह रहे थे, पप्पू यादव को वोट नहीं देने की बात इशारों इशारों में इस रूप में कह रहे थे कि लड़ाई दलीय उम्मीदवारों के बीच है, आरजेडी और जेडीयू के बीच है, या तो उधर वोट दे दीजिए या इधर वोट दे दीजिए, यानी पप्पू यादव को वोट मत दीजिए। तो क्या वही परिस्थिति अब आ रही है? क्योंकि अब तो एक वाजिब कारण जेडीयू के वोटर को दिखाया जाएगा, उन अति पिछड़ा समाज को दिखाया जाएगा जिनके लिए 20% आरक्षण की व्यवस्था पंचायत और नगर निकायों में, लोकल बॉडीज में नीतीश कुमार ने करने का काम किया। उन महादलित समुदाय के अलग अलग समूहों को दिखाया जाएगा जिन समूहों ने कहीं ना कहीं संविधान बचाओ के मुद्दे पर एक अलग रुख अख्तियार कर रखा है। जय भीम जय श्री राम के नारे से ज्यादा प्रभावशाली नारा उस महादलित समुदाय के बीच आज की तारीख में बना हुआ है, बनना भी चाहिए था। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार जिस समुदाय से आते हैं, लौकुश समाज, क्या वो लौकुश समाज अब भारतीय जनता पार्टी और लोजपा की सीटों पर बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार होगा? कई सारे ऐसे बड़े सवाल एक साथ आकर खड़े हो गए हैं जिसमें अगले एक आध दिन में 24 घंटे इंतजार कीजिए, कल तक या तो जनता दल यूनाइटेड की सीटें बढ़ानी पड़ जाएंगी या फिर बिहार किसी दूसरी तरफ दूसरे खेल की तरफ जा सकता है, उसकी गुंजाइश को हवा मिल जाएगी। ये बात आज की तारीख में कहने में कोई गुरेज नहीं है। याद रखिए, नीतीश कुमार एक ऐसी राजनीति करते हैं उनके लिए कोई अछूत नहीं है। नीतीश कुमार किसी के लिए अछूत नहीं है। नीतीश कुमार, हर गठबंधन के लोग नीतीश कुमार को अपने साथ रखना चाहते हैं। आज की तारीख में भी जब नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर खबरें चल रही हो, अभी भी बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर जब पॉजिटिव वोटिंग से नहीं नेगेटिव वोटिंग से बिहार में चीजें तय होती है कि सीएम किसे बनाना है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण किसे नहीं बनाना है, इस फॉर्मूले के आधार पर बिहार के वोटर्स का लगभग आधा हिस्सा वोटिंग करता है। तो उस परिस्थिति में नीतीश कुमार एक स्वीकार्य चेहरे पर, जिसे पसंद हो उसे भी, जिसे नापसंद हो उसे भी, एक किसी भी सूरत में स्वीकार्य और हर सूरत में स्वीकार्य, दोनों ही परिस्थितियों में जो वोटर वोट डालते हैं उनके बीच नीतीश कुमार एक एक्सेप्टेबल चेहरे के तौर पर जब आते हैं
तो दोनों गठबंधनों को उस चेहरे की अहमियत नजर आती है, लेकिन जिस चेहरे की अहमियत है उसी चेहरे को दरकिनार किया जाए। जरा सोचिए, कहा जाता है कि आदत छूटती नहीं है, रस्सी जल जाती है, रस्सी की ऐंठन नहीं खत्म होती। यह पुरानी कहावत है। जब भारतीय जनता पार्टी 303 सीटों पर थी, यानी 272 सीटों का आंकड़ा, बहुमत का आंकड़ा अपने बूते उसे हासिल था, तब भी वो ऑपरेशन लोटस और पार्टियां तोड़ने, गुवाहाटी मॉडल करने, सहयोगी दलों को खत्म करने की कोशिशें करती थी। तब भी वो चिराग मॉडल और सिंधे मॉडल करती थी। और जब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर टिकी हुई है, यानी जिन नीतीश कुमार की बैसाखी पर दिल्ली में सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर आसीन है, उन्हीं नीतीश कुमार की पार्टी को खत्म करने, उन्हीं का मुख्यमंत्री पद हथिया लेने, उन्हीं की पार्टी को कमजोर करने, उन्हीं की पार्टी की सीटें कम कर देने, उन्हीं की पार्टी की पसंदीदा सीटों को उन्हें ना देने, ये सब खेल, ये सब दुस्साहस 240 पर होने के बावजूद किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की सियासत में किस तरह की स्थिति बनी हुई है और आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी को बिहार के वोटर्स का बड़ा तबका संशय की दृष्टि से देखता रहा, अब तक देखता रहा, जनसंघ के जमाने से देखता रहा। नतीजा ये हुआ कि आजादी के बाद से लेकर, पहले चुनाव से लेकर आज तक, जनसंघ और उसके नए अवतार भाजपा का मुख्यमंत्री पाटलिपुत्र में शपथ ग्रहण समारोह के लिए नहीं पहुंच पाया। हसरत नागपुर से लेकर दिल्ली तक, गुजरात लॉबी से लेकर गोदी मीडिया के बड़े सेक्शन तक ये खबर और ये लालसा बनी रह गई कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कोई भगवा चोले वाला मुख्यमंत्री बने। लेकिन बिहार ना तो पूरे मन से लाल सलाम करता है और न ही बिहार कभी पूरे मन से भगवा सलाम करता है। लाल सलाम और भगवा सलाम के बीच की मध्यमार्गी धारा को बिहार ने सत्ता का नेतृत्व हमेशा सौंपा है। और क्या इस बार उस पर ब्रेक लगाने के लिए पर्दे के पीछे से जेडीयू के साथ साथ कोशिशें हो रही है, साथ खेल हो रहा है। उस खेल को रोकने और उसको सफल नहीं होने देने के लिए नीतीश कुमार ही नहीं, थोड़ा इंतजार कीजिए, कुछ और लोग भी बड़ा खेल खेलते हुए नजर आएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।